हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं भूपेंद्र सिंह राठी स्किल बुक यूट्यूब चैनल के अंदर आपका स्वागत करता हूं। तो आज हमारा ये 8वां वीडियो है रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशनड एमसीक्यू बेस्ड, जिसमें 191 से 220 तक क्वेश्चन आज हम करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द कंट्रोल मार्क्ड एज एक्स इन कंप्रेशर मोटर। कंप्रेशर मोटर में एक्स के रूप में चिन्हित नियंत्रण क्या है। हमारे सामने ये कंप्रेशर का एक डायग्राम दिखा रखा है। ठीक है, तो यहाँ ये जो दिखा रखा है हिस्सा, ये एक्स के रूप में शो किया गया है। तो हमें बताना है कि ये पार्ट्स कौन सा है। तो चलिए, ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए OLP है, या बी रिले है, सी कंप्रेशर, या डी कंप्रेशर टर्मिनल है। तो इसको देखने से आप ये पता चल रहा है कि ये OLP है, यानी कि ओवरलोड प्रोटेक्टर है, जो हमारे कंप्रेशर को ओवरलोडिंग से और ज़्यादा हीट होने से, टेम्परेचर बढ़ने से कंप्रेशर को बंद कर देता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या है हमारा? ऑप्शन ए OLP। और ये साथ में ये हमने दिखा रखा है, ये रिले है। ये जो चीज़ है ये रिले दिखा रखी है आपकी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 192, विच कंपोनेंट इज डीब्रेज्ड इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में किस घटक को डीब्रेज किया जाता है। ये जो हिस्सा हम देख रहे हैं आपको, ये यहाँ पे ये टॉर्च लगा रखी है यहाँ पे। तो डीब्रेजिंग का मतलब है, ब्रेजिंग क्या होता है, किसी भाग को जोड़ना, और डीब्रेजिंग का मतलब है उस भाग की जो ब्रेजिंग हमने की थी वहां से उसको डीब्रेज को, यानी कि जो ब्रेजिंग किया मेटल था उसको हटा के और उस पार्ट्स को अलग करना। तो हमें ये बताना है कि ये किस भाग को डीब्रेज किया जा रहा है। तो आपको बताना है, ऑप्शन हमारे सामने है। ऑप्शन ए फिल्टर ड्रायर है, या बी कंप्रेशर है, या सी कंडेंसर है, या डी रिले है। तो बिल्कुल सही है कि ये फिल्टर ड्रायर है, जिसको हम डीब्रेज कर रहे हैं। चलिए, तो नेक्स्ट 193, व्हाट इज द पार्ट मार्क्ड एज एक्स इन रेफ्रिजरेटर वायरिंग। ये सामने हमारे रेफ्रिजरेटर की एक वायरिंग दिखा रखी है। तो इसमें ये जो चीज़ है एक्स, ये हमें ये बताना है कि ये कौन सा भाग है। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देख लेते हैं क्या क्या है। ये रिले है, थर्मोस्टेट है, कंप्रेशर मोटर है, या ओवरलोड प्रोटेक्टर है। तो हमें ये देख के बताना है। तो इसमें आप ये देख रहे हैं कि खाली वैसे नहीं बताना कि तुक्का नहीं लगाना। इसमें देख रहे हो, ये हमारे सामने सी दे रखा है, एस भी है, और ये एम भी है। तो ये पार्ट्स हमें कहाँ पे, ये जो निशान है ये कहाँ पे मिलते हैं? सी फॉर कॉमन, एस फॉर स्टार्टिंग, एम फॉर मेन या रनिंग। तो ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं? ये कंप्रेशर मोटर पे मिलते हैं। कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग हम जिसको कहते हैं। तो इसका मतलब ये कौन सा भाग है? ये पूरा का पूरा जो दिखा रखा है ये कंप्रेशर मोटर है। तो कंप्रेशर मोटर का ऑप्शन कहाँ पे है? ऑप्शन सी है। तो ये हमारी कंप्रेशर मोटर है, सी ऑप्शन है इसमें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 194, विच टाइप ऑफ मोटर ड्राइव इज यूज्ड इन हार्मेटिक कंप्रेशर इन रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हार्मेटिक कंप्रेशर में किस प्रकार की मोटर ड्राइव का उपयोग किया जाता है। ये आपको ड्राइव से मतलब है कि जो कंप्रेशर को हम ऑपरेट कर रहे हैं तो वो किस प्रकार ऑपरेट कर रहे हैं। हार्मेटिक कंप्रेशर कौन सा होता है? जो एक डोम होता है इस टाइप से, पूरा भाग वो बंद होता है और इसके अंदर यहाँ पिस्टन वगैरह होता है
और नीचे हमारी क्या है, एक मोटर होती है। ठीक है, तो वो इस कंप्रेसर को ऑपरेट करती है। तो हमें ये बताना है इसमें कि जो ये हार्मेटिक टाइप कंप्रेसर होता है, हार्मेटिक टाइप जो कंप्रेसर होता है उसके अंदर जो मोटर ड्राइव इस्तेमाल की जाती है, यानी कि पिस्टन को मूव करने के लिए, तो वो किस प्रकार की ड्राइव होता है, कि किस प्रकार उसको हम बताते हैं। क्या बेल्ट ड्राइव है, क्या बेल्ट से चलता है वो, या गियर ड्राइव है, या गियर होते हैं, या डायरेक्ट ड्राइव है कि उसको हम डायरेक्ट ऑपरेट करते हैं, या पुश ड्राइव है, या धक्का मार के कोई चीज़ चला रहे हैं। तो बेल्ट ड्राइव तो है ही नहीं, क्योंकि वो ओपन टाइप कंप्रेसर में होता है। ये हम हार्मेटिक कंप्रेसर जो सील्ड टाइप में होता है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो उसमें क्या है, डायरेक्ट ड्राइव होती है कि उसमें ना बेल्ट है, ना गियर है, और ना हम कोई धक्का मार के चला रहे हैं। तो डायरेक्ट ड्राइव हम मोटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऑप्शन है इसमें 194 का सी। चलिए 195, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस टू बी मेंटेन्ड बिटवीन द वॉल एंड रेफ्रिजरेटर कंडेंसर। दीवार और रेफ्रिजरेटर कंडेंसर के बीच बनाए रखने के लिए न्यूनतम दूरी क्या है। जब हम कोई रेफ्रिजरेटर कहीं पे इंस्टॉल करते हैं या रखते हैं घर में लेके या कहीं भी शॉप पे, तो हमें कंडेंसर जो उसके पीछे लगा होता है और दीवार से उसकी दूरी बतानी है कि वो दूरी कंडेंसर और दीवार के बीच में कितनी दूरी होनी चाहिए। यानी कि मान लो ये हमारा रेफ्रिजरेटर है, ठीक है, तो इसके पीछे यहाँ पे कंडेंसर होता है। तो हमें बताना है कि जैसे ये दीवार है, तो इस दीवार से इसके बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। वो दूरी हम किस लिए रखते हैं कि यहाँ पे कंडेंसेशन यानी कि हवा का जो फ्लो है वो आराम से सर्कुलेशन हो सके। तो हमें इन दीवार के और कंडेंसर के बीच की दूरी बतानी है। तो इसमें है 13 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 22 सेंटीमीटर। तो 6 इंच कम से कम हो, यानी कि ऑप्शन बी कि 6 इंच की दूरी कम से कम हो दीवार और कंडेंसर के बीच की, जिससे एयर सर्कुलेशन अच्छी तरह से बना रहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 196, विच मटेरियल इज यूज्ड टू मेक द एवापोरेटर ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का वाष्पीकरण करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। यानी कि जो हमारा एवापोरेटर है उसको हम वाष्पीकरण कहते हैं कि वो किस मटेरियल का, किस धातु का बनाया जाता है। ए गैल्वेनाइज्ड आयरन, जीआई शीट हम जिसको कहते हैं, बी स्टेनलेस स्टील, या सी एल्युमिनियम, या डी ब्रास। तो तकरीबन तुमने घरों में अपना रेफ्रिजरेटर रखा होगा कि उसमें एल्युमिनियम के एवापोरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके अंदर एल्युमिनियम एक बहुत ही अच्छा कंडक्टर है हीट ट्रांसफ़र के लिए। ठीक है, तो इसीलिए एल्युमिनियम के तकरीबन एवापोरेटर इस्तेमाल किए जाते हैं। चलिए तो नेक्स्ट 197, विच टू ट्यूब्स एक्ट एज हीट एक्सचेंजर इन ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में हीट एक्सचेंजर के रूप में कौन से 2 ट्यूब कार्य करते हैं। ये क्वेश्चन हमारा पिछले सेशन में भी आ चुका है, तो इसको आप बता सकते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन ए में है सक्शन एंड चार्जिंग ट्यूब। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं आपस में तो क्या ये हीट एक्सचेंजर बनता है। या बी डिस्चार्ज एंड सक्शन ट्यूब, या सी कैपिलरी एंड सक्शन ट्यूब, या डी डिस्चार्ज एंड कैपिलरी ट्यूब। तो बिल्कुल सही है, हीट एक्सचेंजर के रूप में हम किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन सी कैपिलरी ट्यूब और सक्शन लाइन को आपस में एक दूसरे में, हमने पहले भी बताया था कि ये सक्शन ट्यूब है और इसके चारों तरफ हम कैपिलरी को इस टाइप से ऊपर रोल कर देते हैं, तो जिससे इसकी हीट एक्सचेंज हो जाती है। कैपिलरी के अंदर लिक्विड होता है जिसमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है, सक्शन में क्या होता है टेम्परेचर कम होता है। इसलिए एक लॉज हमारे इसमें काम करता है कि हीट ऑलवेज हाई टेम्परेचर से और लो टेम्परेचर की तरफ फ्लो करती है। तो हाई टेम्परेचर कहाँ पे था हमारा कैपिलरी ट्यूब के अंदर,
और लो टेम्परेचर कहाँ है, सक्शन ट्यूब के अंदर। तो इसलिए ये हीट एक्सचेंजर का इस्तेमाल हम करते हैं। तो 197 का क्वेश्चन का ऑप्शन है सी। चलिए 198, व्हाट इज द नेम ऑफ हीट कैरिंग मीडियम इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम। वाष्प संपीड़न प्रणाली में माध्यम ले जाने वाली ऊष्मा का नाम क्या है। ठीक है, तो जो हीट लेके जाता है वेपर कंप्रेसर के अंदर, वो कैरिंग मीडियम हमें बताना है कि वो क्या चीज़ है जो हीट को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है। ऑप्शन देखते हैं, हवा या पानी या लिक्विड या रेफ्रिजरेंट। तो वेपर कंप्रेशन सिस्टम के अंदर आप सबको पता है कि हमारा रेफ्रिजरेंट ही है एक जो हीट कैरिंग मीडियम के रूप में काम करता है। ऑप्शन डी, रेफ्रिजरेंट का हम इस्तेमाल करते हैं, सभी को पता है कि गैसें डलती हैं इसके अंदर और वही हीट को लेके मूव करती हैं और बाहर जाके वातावरण में रिमूव करती हैं। चलिए 199, विच रेफ्रिजरेंट इज हाईली फ्लेमेबल। कौन सा रेफ्रिजरेंट अत्यधिक ज्वलनशील है। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है इसमें कि फ्लेमेबल यानी कि जो ज्वलनशील होता है वो रेफ्रिजरेंट हमें बताना है। ऑप्शन में क्या है, ए ऑप्शन है HC हाइड्रोकार्बन, या बी HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, या सी CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, या डी HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो पहले भी इसका जिक्र आ चुका है, ये ऑप्शन ए है हमारा HC ब्लेंड, जिसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन ब्लेंड। ठीक है, तो ये ज्वलनशील होता है। चलिए 200, विच कंपोनेंट रिजेक्ट्स द मैक्सिमम हीट टू एम्बियंट एयर इन रेफ्रिजरेटर। कौन सा घटक अधिकतम ऊष्मा को रेफ्रिजरेटर में एम्बियंट हवा में खारिज कर देता है या वहाँ पे रिजेक्ट करता है। तो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, एक्सपेंशन वाल है, कंप्रेसर है, कंडेंसर है या एवापोरेटर है। तो यहाँ पे क्या है, कंडेंसर है। कंडेंसर क्या है, हीट को रिजेक्ट करता है और एवापोरेटर हीट को एब्जॉर्ब करता है। तो इसमें ऑप्शन हमारा सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, कंडेंसर के द्वारा मैक्सिमम हीट हम रिजेक्ट करते हैं। चलिए तो नेक्स्ट है 201, 201, विच कंपोनेंट एब्जॉर्ब द मैक्सिमम हीट फ्रॉम द कैबिनेट मटेरियल इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर। कौन सा घटक फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कैबिनेट पदार्थ से अधिकतम ऊष्मा को अवशोषित करता है। तो हमें ये बताना है कि जो कैबिनेट मटेरियल है यानी कि जो मैक्सिमम हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता था। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, हीट को रिजेक्ट करता था, उसी में हमने बताया था, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं, ए कंडेंसर है, या बी एवापोरेटर, या सी कंप्रेसर है, या डी एक्सपेंशन वाल है। तो हीट को एब्जॉर्ब करने के लिए हमने बताया था कि हीट कौन सा ऑब्जर्व करता है घटक, कौन सा कंपोनेंट, बी एवापोरेटर हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है और कंडेंसर हीट को रिजेक्ट करता है। 202, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेफ्रिजरेंट फ्लूइड इन ए रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर में रेफ्रिजरेंट द्रव का क्या कार्य है। तो ये रेफ्रिजरेंट के बारे में है कि रेफ्रिजरेंट जो लिक्विड होता है वो क्या काम करता है एक रेफ्रिजरेटर के अंदर। ऑप्शन दे रखे हैं नीचे, ए है रिलीज हीट इनसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर ऊष्मा से राहत देता है, या बी एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के अंदर से ऊष्मा को एब्जॉर्ब करता है, अवशोषित करता है, या सी एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम आउटसाइड द कैबिनेट, कैबिनेट के बाहर से ऊष्मा को अवशोषित करता है, या डी एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम बॉटम साइड कैबिनेट, नीचे की तरफ कैबिनेट से ऊष्मा अवशोषित करता है। तो अभी हमने बताया था कि हमारा
क्या करता है ये काम? रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है, कहाँ से? कैबिनेट के इनसाइड से रेफ्रिजरेटर के अंदर। तो इसमें ऑप्शन है हमारा बी, एब्जॉर्ब हीट फ्रॉम इनसाइड द कैबिनेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 203, व्हाट इज द रेजिस्टेंस लेवल ऑफ स्टार्ट वाइंडिंग इन ए रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर? रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर मोटर में स्टार्ट वाइंडिंग का रेजिस्टेंस स्तर क्या है? रेजिस्टेंस का सबको पता है कि रेजिस्टेंस क्या होती है? किसी चीज में रुकावट डालना। तो जब इलेक्ट्रिक किसी चीज के अंदर से गुजरती है, बिजली गुजरती है, तो उसके अंदर जितनी रुकावट होती है वो रेजिस्टेंस में हम देखते हैं। तो वो बताना है कि जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है उसमें रेजिस्टेंस का लेवल कितना होता है। तो ऑप्शन दे रखे हैं नीचे कि मीडियम रेजिस्टेंस होती है, कि बीच की मध्यम होती है रेजिस्टेंस, या बी हाई ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है, या सी जीरो रेजिस्टेंस यानी कि कोई रेजिस्टेंस नहीं होती, या डी लो रेजिस्टेंस होती है कि कम रेजिस्टेंस हो। तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वो टॉर्क देने के लिए होता है कि हाई टॉर्क देते हैं जब मोटर स्टार्ट होती है, तो इसमें हाई रेजिस्टेंस होती है जिससे हाई मैग्नेटिक फील्ड बनती है और वो उस मोटर को आगे घुमाने में मदद करती है, रोटर को। तो इसका ऑप्शन है बी, हाई रेजिस्टेंस। स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर हाई रेजिस्टेंस होती है। 204, हाउ द पोटेंशियल रिले कॉइल इज कनेक्टेड इंटरनली टू द रिले टर्मिनल्स? जो पोटेंशियल रिले होती है उसकी कॉइल होती है अंदर, तो वो दो टर्मिनल आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो हमें बताना है कि वो कौन कौन से टर्मिनल आपस में जुड़े हुए हैं। ऑप्शन नीचे हैं। ऑप्शन ए है 5 नंबर और 1 नंबर, या बी 5 नंबर और 4 नंबर, या सी 5 नंबर और 2 नंबर, या डी 2 और 4 नंबर। तो इसमें 5 और 2 नंबर आपस में पोटेंशियल रिले के अंदर इंटरनली कनेक्टेड होते हैं कॉइल में ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 205, विच रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर? घरेलू रेफ्रिजरेटर में किस रेफ्रिजरेंट का, किस गैस का उपयोग किया जाता है? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं ए R22, बी R32, सी R134A, या डी R407C। तो सबको पता है R22, R32, R407 ये एयर कंडीशनिंग में इस्तेमाल होती है। रेफ्रिजरेटर में R134A का इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा ठीक है? ऑप्शन सी 205 का। 206, हाउ द जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट इज टेकन फ्रॉम द सिलेंडर फ्रॉम चार्जिंग इट इनटू RAC सिस्टम? कैसे RAC प्रणाली में चार्ज करने के लिए सिलेंडर से जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट लिया जाता है? जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट कौन से होते हैं? वो जो दो गैसों को आपस में मिलाया जाता है जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट के अंदर, लेकिन दो गैसें जो आपस में हम मिलाते हैं, मिक्सचर उसका बनाते हैं हम, उसके अंदर दोनों गैसों का बॉइलिंग पॉइंट अलग होता है, वो जियोट्रोपिक मिक्सचर कहते हैं हम उसको। तो हमें बताना है कि उसको हम जब चार्ज करते हैं तो सिलेंडर से हम किस प्रकार से उसको, किस पोजीशन में, किस स्टेट के अंदर चार्ज करते हैं। ए लिक्विड स्टेट में, बी वेपर स्टेट में, या सी वेपर एंड लिक्विड, या डी सुपर हीटेड वेपर्स के अंदर। तो जो हम ये चार्ज करते हैं जियोट्रोपिक रेफ्रिजरेंट, वो लिक्विड स्टेट के अंदर चार्ज करते हैं। ऑप्शन ए है इसका। 207, which two terminals read the highest resistance while testing रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर? रेफ्रिजरेटर कंप्रेसर मोटर का टेस्ट करते समय
कौन से दो टर्मिनलों द्वारा रेजिस्टेंस पढ़ा जाता है? तो अभी थोड़ी देर पहले हमने जिक्र किया था कि किसमें रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है। तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर रेजिस्टेंस ज़्यादा होता है और इंटरनली कनेक्ट होती हैं दोनों, ये स्टार्टिंग और रनिंग। ठीक है, तो हमें बताना है इन कौन से दो टर्मिनल्स के बीच में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगी। तो सिंपल सी बात है, जहाँ पे स्टार्टिंग है वो रनिंग के साथ इंटरनेट कनेक्ट होती है कि वहाँ से उसमें स्टार्ट करने के काम आती है और रनिंग पे छोड़ देती है जब कंप्रेसर की मोटर या रोटर 80% स्पीड पे पहुंच जाता है। तो दो जो टर्मिनल है वो हमारा स्टार्टिंग और रनिंग है, जिसके अंदर ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करता है। तो ऑप्शन हमारा क्या है? ए है कि हम जब इनकी रेजिस्टेंस चेक करेंगे, इन दोनों टर्मिनल के बीच में ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करेगा। चलिए नेक्स्ट 208, विच टेस्ट इज इन प्रोग्रेस इन कंप्रेशर मोटर? कंप्रेशर मोटर में कौन सा टेस्ट चल रहा है? हमारे सामने ये एक कंप्रेशर रखा हुआ है, ठीक है, और ये इसका टर्मिनल्स हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। ये एक इंस्ट्रूमेंट रख रखा है, तो इसमें दो तारें लगी हुई हैं। तो हमें ये बताना है देख के इस चित्र को, इस डायग्राम को, कि ये अभी कौन सा काम हो रहा है इसे। ए अर्थ टेस्टिंग हो रही है, या बी कंप्रेशर पंपिंग टेस्ट हो रहा है, या कंप्रेशर एफिशिएंसी टेस्ट होता है, या डी कंप्रेशर वाइंडिंग टेस्ट हो रही है। बिल्कुल इसमें अर्थिंग नहीं टेस्ट हो रही है, क्योंकि अर्थिंग अगर चेक होती तो ये यहाँ पे इसकी बॉडी पे एक पॉइंट, एक वायर, ये प्रोब्स यहाँ पे टच होती और दूसरी किसी एक टर्मिनल पे। कंप्रेसर की एफिशिएंसी टेस्ट नहीं हो रही है, पंपिंग टेस्ट नहीं हो रही है, क्योंकि वो अगर टेस्ट होती तो इसमें गेज मैनिफोल्ड का इस्तेमाल किया जाता कहीं चार्जिंग वार्जिंग के साथ। तो डी ऑप्शन है हमारा, कंप्रेसर की वाइंडिंग टेस्ट कर रहे हैं हम कि आपस में इनकी कंटिन्यूटी बोल रही है या नहीं। तो ये ऑप्शन है हमारा डी। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट 209, विच मेथड इज यूज्ड टू चेक द लीकेज ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन रेफ्रिजरेंट के रिसाव की जांच करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? जो HFC रेफ्रिजरेंट होते हैं तो उनकी लीकेज हम किस प्रकार से टेस्ट करते हैं? नीचे ऑप्शन दिए गए हैं हमारे। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रिक टॉर्च से, या लिटमस पेपर से, या सल्फर कैंडल से, या इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर से। तो इसमें हम इलेक्ट्रॉनिक लीक डिटेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, जो हम HFC रेफ्रिजरेंट की लीकेज को टेस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 210, विच गैस इज यूज्ड फॉर प्रेशराइजिंग एंड टेस्टिंग लीकेज ऑफ RAC सिस्टम? RAC प्रणाली में रिसाव को दबाने और टेस्टिंग करने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी कि अगर किसी सिस्टम के अंदर हमें लीकेज चेक करनी हो या उसमें प्रेशर देखना हो तो हम कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? नीचे ऑप्शन दे रखे हैं O2 ऑक्सीजन, N2 नाइट्रोजन, C ओजोन, या D सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसमें नाइट्रोजन हम जब भी कभी देते हैं तो नाइट्रोजन का प्रेशर दे के ही हम उसकी लीकेज वगैरह को चेक करते हैं। ठीक है, तो N2 का इस्तेमाल करते हैं हम, कोई भी लीकेज वगैरह हमें चेक करनी होती है सिस्टम के अंदर। 211, विच प्रोसेस एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द कैबिनेट इन रेफ्रिजरेटर? कौन सी प्रक्रिया कैबिनेट से रेफ्रिजरेटर में ऊष्मा अवशोषित करती है? ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। ठीक है, कि एक्सपेंशन वाला हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है, या कंप्रेशन अपने अंदर हीट एब्जॉर्ब करता है, या एवोपरेशन या कंडेंसेशन। तो हीट को एब्जॉर्ब कौन सा करता है? एवोपरेशन जो होती है वो हीट को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है।
कंडेंसेशन में क्या है, हीट रिजेक्शन होती है। कंप्रेशन में प्रेशर बढ़ाया जाता है, एक्सपेंशन में प्रेशर कंट्रोल किया जाता है। ये 4 प्रोसेस होते हैं जिनसे हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट उत्पन्न करते हैं। चलिए नेक्स्ट 212, व्हाट इज ensured before removing a leaky evaporator in a refrigerator। रेफ्रिजरेटर में टपका हुआ वाष्पीकरण निकालने से पहले क्या सुनिश्चित किया जाता है। टपका से मतलब है कि एक एवापोरेटर जो लीकेज हो गया है रेफ्रिजरेटर में से, तो उसको बाहर निकालने से पहले हम किस चीज़ को रिमूव करेंगे। कोई और भी चीज़ है क्या रिमूव करने से पहले, कि एवापोरेटर को हम रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालेंगे उससे पहले हम क्या रिमूव करेंगे। तो ऑप्शन नीचे दे रखे हैं हमारा। ऑप्शन ए है रिचार्ज रेफ्रिजरेंट टू द सिस्टम, के सिस्टम में रेफ्रिजरेंट को चार्ज करेंगे। या बी चेक द ड्रेन ट्रे ऑफ एवापोरेटर, एवापोरेटर की नाली ट्रे की जांच करेंगे। या सी रिमूवल ऑफ द थर्मोस्टेट सेंसर, थर्मोस्टेट सेंसर को हटाएंगे। या डी प्रेशराइज द सिस्टम विद रेफ्रिजरेंट, रेफ्रिजरेंट के साथ सिस्टम पर दबाव डालेंगे। तो एवापोरेटर के अंदर थर्मोस्टेट का थर्मल बल्ब लगा हुआ होता है, जो हमें एवापोरेटर निकालने से पहले उसको रिमूव करते हैं, तब जाके हम एवापोरेटर को बाहर निकालते हैं रेफ्रिजरेटर से। तो उसका जो सेंसर होता है, रिमूवल ऑफ थर्मोस्टेट सेंसर, ऑप्शन सी। तो हम थर्मोस्टेट का जो सेंसर है, जो थर्मल बल्ब है, उसको वहां से हटाते हैं, तब एवापोरेटर को बाहर निकालते हैं। चलिए तो नेक्स्ट 213 व्हाट इज द फॉल्ट इन कंप्रेसर मोटर इफ देयर इज इलेक्ट्रिकल कंटिन्यूटी बिटवीन द डोम एंड मोटर टर्मिनल। डोम और मोटर टर्मिनल के बीच विद्युत निरंतरता होने पर कंप्रेसर मोटर में क्या दोष आता है। तो हमें बताना है कि अगर कंप्रेसर की जो मोटर होती है अंदर, उसके टर्मिनल, और डोम उसकी बाहर कंप्रेसर की जो बॉडी कहलाती है, अगर दोनों के अंदर हम कंटिन्यूटी चेक करें और वो कंटिन्यूटी बोलती है, यानी कि बीप की साउंड आती है क्लैंप मीटर के अंदर से, तो क्या पोजीशन है वहां पे कंप्रेसर की मोटर की, बतानी है हमें। तो ऑप्शन दे रखे नीचे, ए शॉर्टेड रनिंग वाइंडिंग, बी ओपन कॉमन टर्मिनल, या सी शॉर्टेड स्टार्टिंग वाइंडिंग, या डी ग्राउंडेड कंप्रेसर मोटर। तो अगर कंप्रेसर की मोटर और उसका डोम, उसकी बॉडी आपस में कंटिन्यूटी बताती हैं कि बीप की साउंड करता है, तो इसका मतलब कंप्रेसर मोटर अर्थ हो चुकी है, यानी कि वो खराब हो चुकी है। इसको कहते हैं कि कंप्रेसर अर्थ हो गया। ठीक है, तो ये चेक कर रखा होगा तुमने। तो अगर ऐसी बात है तो उसमें डी ऑप्शन है कि कंप्रेसर जो मोटर है वो अर्थ हो चुकी है, यानी कि खराब हो चुकी है। 214 हाउ डज द एवापोरेटर फ्रोस्ट अफेक्ट द सब जीरो टेम्परेचर थर्मली इन रेफ्रिजरेटर। एवापोरेटर फ्रोस्ट प्रभाव उप तापमान को रेफ्रिजरेटर में थर्मल रूप से कैसे प्रभावित करता है। सब जीरो का मतलब है टेम्परेचर नीचे अपने मेंटेन नहीं करना उसने। तो अगर एवापोरेटर पे चारों तरफ बर्फ की एक लेयर जम जाती है, तो हमें बताना कि वो सब जीरो, वो टेम्परेचर पे किस टाइप का असर करती है। क्या वो एज ए कंडक्टर का काम करती है, या बी एज ए इंसुलेटर का काम करती है, या सी एज ए कन्वेक्टर का काम करती है, या डी एज रेडिएटर का काम करती है। तो अगर एवापोरेटर पे बर्फ जम जाती है चारों तरफ, आधा इंची से ऊपर, आधा इंच की जो परत होगी, मोटाई होगी, तो वो एज ए इंसुलेटर का काम करेगी कि फिर रेफ्रिजरेटर के अंदर हमें कूलिंग इफेक्ट नहीं मिलता, और तब जाके हम उसको क्या करते हैं, डिफ्रोस्ट करते हैं। ये मैनुअली डिफ्रोस्ट होता है, फ्रोस्ट फ्री की बात नहीं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है बी, एज ए इंसुलेटर का काम करेगी वो। 215 व्हाट इज द रीजन फॉर फिल्टर ड्रायर स्वेटिंग इन रेफ्रिजरेटर।
रेफ्रिजरेटर में फिल्टर ड्रायर स्वेटिंग का क्या कारण होता है? स्वेटिंग का मतलब है कि जो ड्रायर फिल्टर होता है उसके ऊपर हल्का सा पसीना सा आ जाता है, तो वो क्या कारण होता है कि वो कब आता है वो पसीना? तो हमें ऑप्शन में देख के बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें से ठीक है। क्या नाइट्रोजन इन द सिस्टम, क्या सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन है, या मॉइस्चर इन द सिस्टम, सिस्टम में नमी है, या ऑक्सीजन इन द सिस्टम, सिस्टम में ऑक्सीजन है, या डी ऑयल इन द सिस्टम, सिस्टम में तेल है। तो हमें बताना है कि वो नमी सी जो दिखाता है वो कब आती है? वो तब दिखाती है जब सिस्टम के अंदर मॉइस्चर हो, यानी कि नमी हो जाती है, तो वो चोकिंग पोजीशन में हमें फिल्टर और ड्रायर के ऊपर पसीने की बूंदें सी दिखाई देती हैं। तो ये है मॉइस्चर इन द सिस्टम, ऑप्शन बी। 216 व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर? नीचे एक कंपोनेंट दिखाया गया है, तो हमें बताना है ये क्या कंपोनेंट है जो ये सामने आपके दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इस कंपोनेंट का हमें नाम बताना है। ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। ओवरलोड प्रोटेक्टर है, ओएलपी है, या बी बायोमेटल थर्मोस्टेट है, या सी पीटीसी रिले है, या डी टाइमर है। बिल्कुल सही बात है कि ये टाइमर है जो फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर डीफ्रोस्ट का काम करता है। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या है? डी, टाइमर है ये। 217 व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर? नीचे एक कंपोनेंट दिखाया गया है, हमें बताना है कि वो कंपोनेंट क्या है। ऑप्शन दे रखे हैं, ओवरलोड प्रोटेक्टर है, या डी फ्रोस्ट हीटर है, या पीटीसी रिले है, या टाइमर है। तो बिल्कुल ठीक है ये कि ये डी फ्रोस्ट हीटर है जो डीफ्रोस्टिंग के काम आता है। एवोपरेटर के ऊपर जो बर्फ एक्यूमुलेट हो जाती है उसको ये मेल्ट करता है। डीफ्रोस्ट हीटर फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर। 218 विच कंपोनेंट डिफ्रोस्ट इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर? फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कौन सा घटक डिफ्रोस्ट करता है? ये अभी पिछला ही था, सेम क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा घुमा दिया गया है। तो हमें बताना है कि ऑप्शन कौन सा है। बल्ब है, हीटर है, थर्मोस्टेट है, या कैपिलरी ट्यूब है? बिल्कुल सही जवाब कि ये हीटर हमारा क्या करता है? डीप फ्रोस्ट के काम आता है। फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में वही डिफ्रोस्ट करता है, बर्फ को पिघलाता है। 219 वेयर द थर्मल बल्ब इज फिक्स्ड इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर? फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में थर्मल बल्ब कहाँ फिक्स किया जाता है? थर्मल बल्ब का पता है कि थर्मोस्टेट पे जो बल्ब होता है तो वो टेम्परेचर को और उसको रेफ्रिजरेंट के टेम्परेचर को सेंस करता है, तब जाके थर्मोस्टेट काम करता है। तो वो हमें बताना है कि उसको हम कहाँ पे फिक्स करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारे हैं नीचे, लिक्विड लाइन, डिस्चार्ज लाइन, लास्ट कॉइल ऑफ कंडेंसर, या डी लास्ट कॉइल ऑफ एवोपरेटर। इससे पहले भी एक इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन था हमारा कि एवोपरेटर को जब हम रिमूव करते हैं रेफ्रिजरेटर से तो थर्मल बल्ब को हमें हटाना पड़ता है, तब वो एवोपरेटर की लास्ट कॉइल पे हम उसको लगाते हैं। जब टेम्परेचर पूरा हो जाता है, वो सेंस करता है, तब वो रेफ्रिजरेटर के कंप्रेसर को बंद कर देता है जो हमें डिजायरेबल टेम्परेचर चाहिए होता है। तो एवोपरेटर की लास्ट की कॉइल में जहाँ से फिर सेक्शन आगे लाइन शुरू हो जाती है। तो 219 का डी। तो चलिए आज के सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और देखते रहिए हमारा स्किल बुक यूट्यूब चैनल। अगर आपकी कोई भी इंक्वायरी है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं, और हमारा स्किल बुक चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स देते रहें। तो चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है ये 220 व्हाट इज द कंपोनेंट यूज्ड इन फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर?
फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में उपयोग किया जाने वाला घटक क्या है? नीचे एक कंपोनेंट दिखा रखा है। ये जरूरी नहीं है कि फ्रोस्ट फ्री ही रेफ्रिजरेटर हो, दूसरा रेफ्रिजरेटर भी हो सकता है, उसके अंदर में ये लगता है। तो हमें बताना है कि ये क्या है। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन ए है स्ट्रेनर, बी है कैपलरी, या सी कंडेंसर, या डी एक्यूमुलेटर। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें एरो मार्क दिखा रखा है, ये स्ट्रेनर है जो लिक्विड लाइन में लगता है कि आगे एक्सपेंशन डिवाइस के अंदर, ये आपने देख रखा होगा, इसमें यहाँ से आगे कैपलरी लग जाती है। ये एरो मार्क दे रखा है कि इस साइड से रेफ्रिजरेंट आएगा और आगे चला जाएगा, यहाँ पे लिक्विड एंटर करता है। स्ट्रेनर के अंदर जाली होती है, ठीक है, तो ये उसमें लगता है। और ये आगे कैपलरी एक्सपेंशन डिवाइस है कि इसके अंदर कैपलरी का बोर डाया बहुत कम होता है, उसके अंदर कोई भी ऐसी अशुद्धि जाएगी तो वो सिस्टम को चोक कर देगा, यानी कि उसको रोक देगा। तो स्ट्रेनर का इस्तेमाल किया जाता है। और नमी सोखने के लिए एक ड्राइंग एजेंट भी होता है, फिर वो फिल्टर ड्रायर कहते हैं उसको, तो इसका इस्तेमाल किया जाता है। चलिए, तो आज का सेशन हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। तो नमस्कार।